ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार थोड़ा सा सेल साइकिल के बारे में। क्योंकि कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सेल साइकिल जो होती है हमारे बॉडी की, उसके बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा कि सेल साइकिल के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो एक बार हम लोग सेल साइकिल देख लेते हैं। ठीक है, अब सेल साइकिल जो होता है, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि सेल साइकिल के अंदर जो हमने चेक पॉइंट्स की बात की थी, हमने चेक पॉइंट्स की बात की थी कि सेल साइकिल जब हमारी होती है तो उसमें कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स यानी कि जैसे कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जब सेल एंटर करता है तो वहाँ पे चेक करता है कि क्या पहले फेज़ में जो सेल बना है वो दूसरे फेज़ में जाने लायक है कि नहीं है। तो ये जो चेक पॉइंट्स होती है ये एक स्पेशल सेल से रेगुलेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीडीकेज। तो ये जो चेक पॉइंट है ये रेगुलेटेड होता है, रेगुलेटेड बाय सीडीकेज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं। ठीक है, तो इसी से ये रेगुलेट होता है, सीडीकेज से। अब जैसे सेल साइकिल में, जैसे हमने बताया था कि सेल साइकिल में आपके फेज़ कौन कौन से होते हैं, तो फेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो आता है आपका जी नॉट फेज़। जी नॉट फेज़ को हम लोग रेस्टिंग फेज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, जी नॉट फेज़ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्वेसेंस फेज़। इसको हम लोग क्वेसेंस फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होता है वो क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक, पहला तो आपका जी नॉट फेज़ हो गया। ठीक, दूसरा जो होता है वो मतलब कि जो आपका मतलब सेल साइकिल का जो फेज़ स्टार्ट होता है वो होता है, इसके अंदर पहला आता है आपका जीवन फेज़। ठीक है, जीवन फेज़ है। अब जीवन फेज़ के अंदर क्या होता है, जीवन फेज़ के अंदर जो सेल होता है इसका सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होता है, और इसके साथ साथ साइटोसोलिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स नहीं, साइटोसोलिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो साइटोसॉल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी डुप्लीकेशन होता है। और इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है सेंट्रोसोम का। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, ये होता है आपका जीवन फेज़ में। उसके बाद जीवन फेज़ से जो सेल होता है वो जाता है हमारा एस फेज़ में। ठीक है, ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, एस फेज़ में जाता है। एस फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज़। इसको कहते हैं हम लोग सिंथेटिक फेज़। ठीक, अब सिंथेटिक फेज़ के अंदर क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक, अब यहाँ से बॉडी जो है हमारी मतलब सेल जो है वो जाता है G2 फेज़ में। ठीक है, G2 फेज़ में गया। अब G2 फेज़ के अंदर क्या होता है, G2 फेज़ के अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन और सेलुलर कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं। तो G2 फेज़ के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स, ठीक, इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, प्रोटीन्स, और कह सकते हैं हम लोग सेलुलर कंपोनेंट्स। जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। ठीक, और G2 फेज़ के बाद फिर जो सेल होता है वो फर्दर चला जाता है हमारा M फेज़ में। ठीक है, M फेज़ में चला जाता है। M फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज़। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोटिक फेज़ कहते हैं। अब माइटोटिक फेज़ के अंदर क्या होता है, माइटोटिक फेज़ जो होता है इसके अंदर 4 फेज़ आते हैं। एक आता है आपका प्रोफेज़, ठीक, फिर आता है आपका मेटाफेज़, ठीक,
फिर आता है आपका एनाफेज, और लास्ट वाला जो आता है वो आपका है टीलोफेज। ठीक है, तो ये होगा है माइटोटिक फेज। अब जैसे हमने बताया था कि इसके अंदर सीडीकेस के बारे में बताया था कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं। ये क्या करते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज चेक पॉइंट पे यूज़ किए जाते हैं, रेगुलेट होते हैं, चेक पॉइंट को रेगुलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सेलुलर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसको क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट करते हैं। क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट सेलुलर प्रोटीन्स, जो डिफरेंट तरह के सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं ये उनको फॉस्फोराइलेट करेंगे। ठीक है, और इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज मतलब की तरफ ये मूव करने में हेल्प करते हैं। जब प्रोटीन्स वगैरह को ये फॉस्फोराइलेट करेंगे तो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने में ये हेल्प करते हैं। यानी कि सपोज अगर फेज़ 1 है तो यहाँ से फेज़ 2 में जाने में ये क्या करते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं। फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं ना प्रोटीन का, तो यानी कि फेज़ 1 से फेज़ 2 जाने में ये हेल्प करते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने बताया कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, वो चेकिंग करते हैं। चेकिंग कैसे करते हैं कि जैसे G0 फेज़ है, G0 फेज़ से G1 फेज़ में गया, ठीक है, फिर यहाँ से G1 फेज़ के बाद फिर S फेज़, फिर यहाँ से G2 और फिर M फेज़। तो जब ये G1 फेज़ से सपोज करो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक चेक पॉइंट आएगा। ये सीडीकेस जो होते हैं यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि क्या ये बना है सही से। उसका जब ये यहाँ से S फेज मतलब कि S में आ गया, अब S से जब G2 में जाएगा तो फिर यहाँ पे सीडीकेस इसको चेक करते हैं। फिर जब यहाँ पे ये M फेज में जाएगा तो फिर यहाँ पे सीडीकेस इसको चेक करेंगे। तो ये रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को कि क्या एक फेज से दूसरे फेज जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही है। ये सारा नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल ऐसे चलता रहता है, लेकिन कैंसरस सेल्स के अंदर ये जो फेज होते हैं ये गड़बड़ाते हैं। तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने देखा था ये माइटोटिक फेज़, तो माइटोटिक फेज़ के अंदर थोड़ा सा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज भी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे माइटोटिक फेज़ के बारे में। माइटोटिक फेज़, अब माइटोटिक फेज़ के अंदर जो पहला आता है वो है आपका प्रोफेज़। ठीक है, अब प्रोफेज़ के अंदर क्या होता है, तो प्रोफेज़ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्रोमैटिन कंडेंसेस। इसमें क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस करता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये भी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। 3 चीज़ होती है, एक होती है आपकी क्रोमोसोम, एक होती है क्रोमोसोम, ठीक है, दूसरी चीज़ होती है आपकी क्रोमैटिड, ठीक है, और एक होता है आपका क्रोमैटिन। तो ये 3 चीज़ जो होती है इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि तीनों क्या क्या, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिड्स क्या है और क्रोमैटिन क्या है। अब क्रोमैटिन तो सिंपली क्या होता है कि ये हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर ये न्यूक्लियस है हमारा, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, और इसके अंदर ये होती है इस तरह से, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। तो यही जो है आपका जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये तो हो गया क्रोमैटिन। अब यही क्रोमैटिन जो होता है, जब ये क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। यानी ये अगर कंडेंस होगा तो ये क्रोमोसोम बनाएगा, और यही क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने पहले भी हालांकि ये बताया हुआ है कि सपोज ये क्या है, ये क्रोमोसोम हम बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम आपका है इस तरह से, ठीक, ये ऐसे एक होता है ऊपर और ये इस तरह से नीचे हो गया।
तो ये आपका क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम जो बीच में जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका है सेंट्रोमियर, जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर से अटैच होता है। तो अगर ये पूरा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है तो हम लोग कहेंगे ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, यानी कि इसको, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा क्रोमोसोम है। लेकिन अगर यहीं पे हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये तो आपका सेंट्रोमियर हो गया। अगर यहाँ पे हम एक ही इस तरह से बना रहे हैं, एक इस तरह से, ठीक है, या फिर हम ऐसे बना रहे हैं इस तरह से, या तो ये और या तो ये, तो ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या, इनको कहते हैं क्रोमैटिड। इनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स, यानी कि सिंगल। ये तो पूरा क्रोमोसोम है, लेकिन इसको हमने आधा कर दिया, एक बार इधर से आधा किया, एक बार इधर से आधा किया, दोनों तरफ से, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्रोमैटिड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर। तो हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज में हमने बताया क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, दूसरा चीज़ और क्या होता है इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को क्रोमैटिड्स के उसमें क्या करता है, अटैच कर देता है। जो सेंट्रोमियर होता है जो हमने यहाँ बताया है, तो सेंट्रोमियर क्या करता है, अटैच करेगा क्रोमोसोम्स को टू क्रोमैटिड्स, अटैच कर देगा। ठीक है, ये प्रोफेज चल रहा है। और इसके साथ साथ इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल का भी फॉर्मेशन होगा। क्या होगा इसके अंदर, फॉर्मेशन होगा किस चीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर, ये हमारे प्रोफेज के अंदर होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, जो आता है वो आता है आपका मेटाफेज। ठीक है, सेकंड जो है वो है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि अब मेटाफेज के अंदर जो हमारे, अब जैसे कि हम लोग एक सेल, इसको मतलब कि सेल से थोड़ा सा इसको समझते हैं। सपोज ये हम एक सेल बनाते हैं, इसके अंदर सेल डिवीजन चल रहा है, ये सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके एस्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, स्पिंडल। अब यहाँ पे इस तरह से ये हो गया आपका, ये हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका अलाइनमेंट होता है। तो बेसिकली क्या होते हैं कि जो क्रोमैटिड्स हमने बताया, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, इन्हीं क्रोमैटिड्स को क्या करते हैं, अलाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं, जैसे ये बनाया यहाँ पे, ठीक, ये इस तरह से यहाँ पे अरेंज, यानी मेटाफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्रोमैटिड्स को अलाइन कर देते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, अलाइन द क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स को ये अलाइन कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब मेटाफेज, मतलब मेटाफेज में यही होता है, मोटा मोटा सा बता रहे हैं। थर्ड आता है आपका एनाफेज। ठीक, अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर क्या होगा कि इसमें जो हमने बताया यहाँ पे इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि इस तरह से ये माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं, ये इनका भी अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये माइटोटिक स्पिंडल इससे अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मेटाफेज के अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल्स थे, इनका फॉर्मेशन भी होने लगता है।
ठीक है। वही एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अब डिसअपियर होने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं माइटोटिक स्पिंडल गेट्स डिसअपियर्ड। माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका एनाफेज हो गया। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो इसका लास्ट है जो है आपका टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में आते हैं। टीलोफेज के अंदर क्या होता है, अब जैसे इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल जो था वो डिसअपियर होता था, टीलोफेज के अंदर क्या होता है, टीलोफेज के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। यानी टीलोफेज के अंदर जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स था, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे ये क्या होते हैं, ये डिसअपियर होने लगते हैं। ये क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, और जो सेल होता है वो मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट होने लगता है। सेल गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में होने लगता है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा रफ करके। तो ये सेल साइकिल बताने का मेरा यही मोटिव था, क्योंकि सेल साइकिल जो होती है वो कैंसर में थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिंग की बात कर रहे हैं ना हम, साइक्लिंग सीडीकेस की बात कर रहे हैं। अब सीडीकेस के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इसमें बनता है। तो अब जैसे हम लोग देख लेते हैं, सपोज ये हमारा सेल है, यहाँ पे हमको टीलोफेज देखना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे ये जो है इससे आपका एक एक क्रोमैटिड जो है वो अटैच रहता है इस तरह से, वहाँ पे अलग हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब ये क्रोमैटिड जो हैं ये पुल होते हैं, दोनों साइड से ये खींचने लगते हैं। जो सेल होता है, सेल के जो एंड होते हैं वो क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ मतलब कि खींचने लगते हैं, यानी कि इधर से तरफ इधर खींचेंगे, इधर से इधर खींचेंगे, ये खींचेंगे, और यहाँ से जो सेल है वो धीरे धीरे अलग होने लगेगा, अलग होने लगेगा, डिफ्रेंशिएट होने लगेगा, तो टीलोफेज हो जाएगा। उसके बाद फिर जब ये खींचते खींचते ऑलमोस्ट पहुँच जाते हैं तो फिर सेल यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि अब जो सेल है वो ऐसे होने लगता है, ये ऐसे होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम जो है यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम आने के बाद ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो मतलब कि जो क्रोमैटिड्स हैं ये कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस होते होते ये जो सेल्स होते हैं ये अलग होने लगते हैं, और होते होते ये फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर फर्दर आगे इसके मतलब टीलोफेज के आगे फिर क्या होता है, टीलोफेज के आगे फिर होता है आपका साइट। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिफरेंशिएशन। उसका जब न्यूक्लियस जो होता है जब वो डिफरेंशिएट हो जाता है उसके बाद हम लोग आते हैं साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है फिर वो क्या होता है, वो मतलब कि अलग होता है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो अलग होना स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट सेल होता है, ये पेरेंट सेल हो गया। पेरेंट सेल जो कौन सा है आपका, ये वाला है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो होगा वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जैसे कि ये एक पहला ये हो गया डॉटर सेल, दूसरा ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो कहते हैं डॉटर सेल। तो क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। तो यानी कि एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद साथ साथ ये जो है इसकी जो सेल साइकिल आपकी है जो वो कंप्लीट हो जाती है। तो एक चीज़ तो ये हो गया, ठीक है।
अब हम लोग एक थोड़ा सा जैसे कि डिस्कस करते हैं, ये सेल साइकिल तो देख लिया हमने, अब थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर ये देखते हैं कि हो क्या रहा है बॉडी में, जैसे हो क्या रहा है, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस देखते हैं एक बार। तो अब जैसे क्या हुआ है कि बॉडी के अंदर हमारे क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या हो गया, हमारे म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हुआ है सेल्स का। तो जब म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है डिस्प्लेजिया। क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, डिस्प्लेजिया हो रहा है। जब डिस्प्लेजिया हो रहा है तो डिस्प्लेजिया से क्या हो रही है, डिस्प्लेजिया से हो रही है ट्यूमर की ग्रोथ, ठीक है। डिस्प्लेजिया से क्या हो रही है, ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है। अब जब ट्यूमर ग्रोथ होगी तो ट्यूमर ग्रोथ से क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, दो चीज़ होती है, एक तो आपकी एंजियोजेनेसिस होती है, ठीक है, एक तो एंजियोजेनेसिस होगी। एंजियोजेनेसिस के साथ साथ जो हमने बताया था कि जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये भी यहाँ पे काम करते हैं, एंजियोजेनेसिस के साथ साथ ग्रोथ फैक्टर्स भी काम करते हैं। ये दोनों मिला के क्या करते हैं, ये दोनों एंजियोजेनेसिस और ग्रोथ फैक्टर्स मिला के बॉडी के अंदर मेटास्टैसिस कॉज करते हैं। ये दोनों मिला के बॉडी के अंदर मेटास्टैसिस कॉज करते हैं। अब मेटास्टैसिस जो होता है यही क्या करता है कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैलिग्नेंट में। जो बेनाइन वाला होता है उसी को ये मैलिग्नेंट के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। अब म्यूटेशन जो हो रहा है बॉडी में, म्यूटेशन किस किस वजह से हो सकता है बॉडी के अंदर, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या हो जाए, आपके बॉडी के अंदर डीएनए डैमेज हो रहा है, किसी वजह से भी डीएनए का डैमेज हो जा रहा है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो जा रहा है तो आपके बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। रेडिएशंस की वजह से, रेडिएशंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। या आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वगैरह हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर म्यूटेशंस वगैरह हो रहा है। अब जब म्यूटेशन होगा तो इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग जैसे क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि कैंसरस सेल्स को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, अपने ही हेल्दी सेल्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि क्या हो गए हैं, म्यूटेटेड हो गए हैं। तो बाहर के जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको मारना, किल करना जो होता है वो आसान होता है, लेकिन अपने सेल्स को ठीक करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे सपोज करो क्या है कि ये आपका क्या है, मान लो एक ये जो है ये कैंसरस सेल्स है, मान लो एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि ये आपका कैंसरस सेल्स है, ये हो गए सारे सी वाले जो हैं वो कैंसरस सेल्स हैं। अब ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये जाहिर सी बात है कि इनके आसपास हेल्दी सेल्स भी होंगे, ठीक है, इस तरह से हेल्दी सेल्स भी होंगे इसके अंदर, ये आपके हेल्दी सेल्स हो गए, कैंसरस सेल्स बीच में है और यहाँ पे हेल्दी सेल्स भी हैं। तो इनको ठीक करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि पता चला हम लोग कैंसरस सेल्स को टारगेट कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारे हेल्दी सेल्स भी ख़राब हो जा रहे हैं। तो क्योंकि इसीलिए क्या होती है कि मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं, डीलिंग विथ आवर ओन हेल्दी सेल, आवर ओन हेल्दी सेल्स, अपने ही हेल्दी सेल्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि म्यूटेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैंसरस सेल को पता चला किल करने हम लोग चलते हैं तो उसके साथ साथ हेल्दी सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो क्योंकि हमारे ही हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, इस वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम डिस्प्लेजिया के बारे में बात कर रहे थे, तो अब डिस्प्लेजिया के अंदर जैसे हमने बताया था कि जैसे ये म्यूटेशन हो जाता है फिर डिस्प्लेजिया हो जाता है। अब डिस्प्लेजिया जब होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि डिस्प्लेजिया के अंदर जो सेल होता है वो इमॉर्टल हो जाता है, सेल बिकम्स इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब क्या होता है
कि जो ना मरने वाला सेल जो होता है वो मरता नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ नो सेल डेथ अकर्स, सेल डेथ भी नहीं होती है। जैसे हमने बताया, एक तो सेल जो है वो इमॉर्टल हो गया है, इमॉर्टल यानी कि वो किल अपने आप को, ना ही कोई और उसको किल कर पा रहा है, ना वो खुद ब खुद किल हो रहा है, और उसके साथ साथ उसके अंदर सेल डेथ वगैरह भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। कैंसर को ठीक करना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग अपने ही हेल्दी सेल्स के साथ इसमें डील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसका एक मेन पार्ट है। एक तो हम लोग टारगेट देख लेंगे कि जो भी मतलब कि जैसे कैंसर सेल्स हैं तो उनको किल करने के लिए जो टारगेट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कि ऐसे किस चीज़ को टारगेट किया जाए जिससे हमारा जो कैंसर सेल्स है वो किल हो जाए। एक तो वो हमको देखना है, और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है हमको, इसके अंदर हमको देखना है कि जो इसके ड्राइवर्स होते हैं, जो हमने बताया था कि साइक्लिन वगैरह होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उसके बारे में देखना है कि वो ड्राइवर्स जो हैं वो बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एक हम डिस्कस कर लेंगे टारगेट के बारे में कि एंटी कैंसर जो ड्रग होते हैं वो कैंसर, हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसर का पाथवे चलता है उसको कैसे टारगेट करते हैं। और दूसरा हम लोग देख लेंगे सीडीकेएस के बारे में कि सीडीकेएस जो होता है वो बॉडी के अंदर कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, कौन कौन से सीडीकेएस होते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, और उनके ना होने की वजह से क्यों बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें डिफरेंट चीज़ आते हैं, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन होता है, उसके अलावा आपका डीएनए एम्प्लीफिकेशन वगैरह होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।